अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्नदाता। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में एक बार हम फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सफल डेयरी व्यवसाय कर एक पशुपालक कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। फलबाग की स्थापना करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलू। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि दुधारू पशुओं का पालन बड़े स्तर पर करते हैं। लेकिन उनमें से अच्छा लाभ वही पशुपालक भाई कमा पाते हैं जो कि उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का पालन करने के साथ साथ उनकी देखभाल और प्रबंधन सही तरीके से करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य जिला बिलासपुर के ग्राम कलमिटार के सफल पशुपालक सैफुल्ला खान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके आय व्यय के बारे में खुद उन्हीं से। सैफुल्ला खान नाम है मेरा और डेयरी फार्म का नाम HYC डेयरी फार्म कलमीटर रतनपुर बिलासपुर। बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पुणे से मैंने पढ़ाई की हुई है और साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रहा था, बट मैं सोचा कि बेहतर ये हुआ कि मैं वापस जाऊँ अपने स्टेट और कर्म भूमि को कुछ योगदान दूँ। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और कोशिश के साथ साथ इस पे मुझे डेफिनेटली मेरे को प्रॉफिट इसमें लगा, क्योंकि कुछ जो गाय मेरे पास 10 से 12 गाय थी पहले, वो मेरे को एक प्रॉफिट दे रही थी, तो मुझे लगा कि इसे बड़ी तादाद में करना चाहिए तो प्रॉफिट भी मुझे उस पर बड़ा होगा। तो बैंक के द्वारा सहयोग मिला और मैंने लोन से, जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मतलब 10 से 12 लाख रुपए जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई है, ये 150 बाय 30 फीट का मैंने ये शेड तैयार किया है ईस्ट एंड वेस्ट करके, विंड डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इसको इंक्लूड करके बनवाया है। शुरू पे मैंने की थी कम से कम 12 से 13 गायें से मैंने चालू की है डेयरी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने डे बाय डे स्लोली ग्रेजुअली मैंने आगे बढ़ा गया। मेरे पास 82 गायें हैं और उसके बाद 11 भैंसें हैं, और जो बच्चे हैं, जो हीफर हैं, काफ मैंने जो अपने खुद के तैयार किए हुए हैं, वो कम से कम 40 हैं। सो ऐसा करके मेरे पास 130 से 140 के आसपास मेरे पास गायें हैं, और मुझे कम से कम 2 से 3 साल अभी लग गए हैं। और 3 साल में पहले मेरे पास कम से कम 20 से 30 लीटर एक टाइम का दूध हुआ करता था। अभी आज की डेट में मैं 600-650 लीटर दूध का मैं उत्पादन कर रहा हूँ हर दिन का। एक इकोनॉमिक्स मेरा जो कॉस्ट आता है वो अराउंड 20 से 22 रुपए पर लीटर, मतलब लेबर कॉस्ट है उस पर, मेन जो मैं कॉन्सेंट्रेट खिलाता हूँ उस पर, और हरा चारा और सब चीज़ जो जितने भी हैं इनमें ये सब इंक्लूड करके मेरा ये 22 रुपए हर दिन का 1 लीटर के पीछे मेरा इसमें खर्च आता है। और बस फिर यहाँ से मेरा दूध बिलासपुर की ओर निकल जाता है और वहाँ पर मैं सेल करता हूँ, और 33 रुपए पे मैं दूध को सेल आउट करता हूँ। सो ये जो 10 रुपए है ये 100% ये प्रॉफिट के तौर पर जाता है। अब किसान भाइयों, आइए जानते हैं प्रतिदिन की इनकी कुल आय व्यय के बारे में।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास कुल 133 पशु हैं, जिनमें एचएफ, जर्सी, साहिवाल नस्ल की 82 गाय, मुर्रा नस्ल की 11 भैंसे और 40 बछड़े बछियां हैं। और इस समय दूध दे रहे पशुओं से प्रतिदिन 625 लीटर दूध की प्राप्ति होती है और प्रति लीटर दूध का औसतन बाजार भाव 33 रुपए है, जिसके हिसाब से इन्हें प्रतिदिन 20,625 रुपए की आमदनी होती है। यदि कुल आय में से पशु आहार, दवा, टीकाकरण इत्यादि पर आने वाले खर्च, जो कि प्रतिदिन 14,650 रुपए में है, यदि उसको निकाल दिया जाए तो इनकी प्रतिदिन की कुल शुद्ध आय 5,975 रुपए आती है। इस प्रकार डेयरी व्यवसाय से इन्हें एक वर्ष में कुल शुद्ध आय 21,51,000 रुपए की प्राप्ति होती है। साथ ही इन्होंने ये डेयरी व्यवसाय सन 2013 में 4,50,000 रुपए से शुरू किया था। तब इनके पास एचएफ नस्ल की 11 गाय थी और आज के समय में इनके पास कुल 133 पशु हैं, जिसकी अनुमानित कुल कीमत 65 लाख रुपए है। साथ ही पशुशाला एवं अन्य सामग्रियों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। अब वर्तमान में इनके पास कुल परिसंपत्ति करीब 85 लाख रुपए है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने इस व्यवसाय में सफलता हासिल कर बुलंदियों को छुआ है और आज के समय में अपने आसपास के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किसान भाइयों, ये पशुपालक इतनी अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अपनी डेयरी का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आप देखना मत भूलिए कल का अंश। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बैंगन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समय बैंगन की फसल को कौन कौन से कीट और रोग क्षति पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करनी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुखदेव राय। सब्जी की खेती गर्मा फसल की किए हैं, तो अभी का है कि जैसे 1 महीना 1.5 महीना पहले लगा दिए हैं, तो अनुशंसित खाद की मात्रा किसान बंधु को जो अनुशंसा है उसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की एक मात्रा तो आप दे दिए होंगे, परंतु 1 महीना बीत गया तो अभी किसान बंधु दूसरी डोज देने के स्थिति में है और समय वैसा है तो है, और नहीं तो आओ 10 रोज के बाद में आप दूसरी जो खाद की जो मात्रा है 1/3 भाग नाइट्रोजन दे करके। और पहला मैं कहना ही चाहूँगा किसान बंधु को कि बहुत जरूरी है कि मिट्टी चढ़ा दे बैगन पर, दोनों पट्टी से जो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन आप दिए हैं, नाइट्रोजन की मात्रा देके दोनों से मिट्टी और सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें। सिंचाई इसको में गर्मा में आपको 5 रोज 6 रोज पर जरूर सिंचाई इसको करने की आवश्यकता होती है बैगन का। साधारणतया गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पौध मेड़ पर लगाई गई हैं तो सिंचाई आधी मेड़ तक ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के द्वारा भी बैगन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको सिंचाई जल की कम मात्रा में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। और बैगन में खाद देने के बाद में, पानी देने के बाद में पौधा संरक्षण, जैसा आपने कहा कि पौधा संरक्षण बहुत जरूरी है, तो किसान बंधु यदि नहीं किए हैं कर लेना चाहिए। आगे वाले फसल के लिए मैं अनुशंसा करूंगा कि बीज में ही बीज को ही उपचारित करके लगाना और अनुशंसित किस्में, रोग रहित किस्में जो अनुशंसा की जाती है, आजकल नई नई बहुत सी किस्में आ गई हैं। रोग की कीट तो इसमें लगते हैं, बीटल्स वगैरह लगते हैं, मगर उतना हानिकारक इसका नहीं है। रोग इसको में सबसे सीरियस डिजीज इसको में किसान बंधु को ही जान लें कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये कहा जाता है। पत्तियां छोटी हो जाती है,
ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। बहुत सा कारण इसका है, बायोलॉजिकल कारण भी है, फिजिकल कारण भी है, केमिकल कारण भी है, सॉइल डिफिशियंसी का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो मिला जुला प्रभाव के कारण यह है, पत्तियां एकदम छोटी छोटी है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, फ्लावर्स इसको में नहीं लगता है, क्रॉप पूरा डैमेज हो जाता है। इसको प्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा फंगल डिजीज है। फंगस से बचने के लिए तो सीड ट्रीटमेंट, आपको मैंने कहा कि किसान बंधु पहले सीड ट्रीटमेंट करने से प्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा ये सब कम लगता है। तो इसका बेस्ट उपाय है, यदि लग गया है ये बीमारी तो किसान बंधु इसका, आप यदि इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो पौधे को आप रिक्यूप नहीं कर सकते हैं। फर्दर सजेशन ये है कि आप जिस खेत में ये फंगल लगता है उस खेत में अवर्षाल खेती न करें, रोग रहित किस्मों को लगाएं, क्रॉप रोटेशन कर दें। रूट नॉट निमाटोड्स भी लगता है, उखड़ा डिजीज जिसको कहते हैं, सूखने की बीमारी जो होता है उसका भी यही इलाज है। तो इस तरह के दो बीमारी लगते हैं, इसको में कोई भी कॉपर फंगिसाइड इसको में छीटिएगा तो इसको में प्रोक्योर कर सकते हैं और इससे बीमारी से आप बच सकते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन का, सिंचाई की व्यवस्था समुचित रखें, अर्थिंग एप्लीस कर दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई नए फल बागों को स्थापित करना चाहते हैं वो अभी फल बागों का रेखांकन, गड्ढे की तैयारी, प्रजातियों का चयन इत्यादि कार्यों को करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें जिससे कि आने वाले समय में इन बागों से भरपूर फलन की प्राप्ति हो, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल के प्रभारी डॉक्टर MS परिहार। नवीन फल उद्यान लगाना आज के परिवेश में अत्यंत आवश्यक हो गया है। जिस हिसाब से परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां बन रही हैं, उससे अगर आप अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तभी मतलब वातावरण या जलवायु में सुधार हो सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प इसका नहीं है। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। किसान भाइयों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नवीन फलोद्यान लगाने के लिए विशेष रूप से सबसे पहले मतलब जो साइट सिलेक्शन है, जो स्थान का चयन है, उसकी प्रक्रिया पूरी करना चाहिए। स्थान चयन में अच्छी समतल भूमि जिसका अधिक से अधिक 4% जल निकास की मतलब जो है वो क्षमता हो और पूरी से पूरी मतलब जो है वो बलुई दोमट या मटियार या अन्य मृदाओं में आपकी जो है काली मिट्टी में भी इस तरीके के बगीचे लगाए जा सकते हैं। और या जिस भी भूमि का चयन आपने बगीचा लगाने के लिए किया है उसका मृदा परीक्षण कराना भी नितांत आवश्यक है, जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि वास्तव में जिस भूमि का हमने चयन किया है, जिस भूमि में हम बाग लगा रहे हैं, उस भूमि में कितने कितने जो है तत्व। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे।
नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उनकी उन्नत किस्मों की। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। फिर आप ध्यान रहे कि टाइम ऑफ प्लांटेशन, कब पौधे लगाना है। मुख्य रूप से गड्ढे पहले से आप खोद सकते हैं, तैयारी पूरी रख सकते हैं। किसान भाइयों, रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर वृक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड्ढा खोद लेते हैं। खुदाई के समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढे की खुदाई का ये समय उपयुक्त चल रहा है, या यूं कहें बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीमीटर क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। जैसे ही पानी गिरने लगे तो आप जो है वो इस पौधे का रोपण अगर गड्ढों में किया जाए, उसमें मुख्य बात ये होगी कि अलग से आपको सिंचाई की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगी। और आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बरसात होती है, जिससे आपकी अलग से आपको पृथक से जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करना है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए और 4 महीने बाद
जब आपका मतलब ठंड का मौसम हो तो अगर 8-8 दिन के 10-10 दिन के अंतर से भी आप पानी देंगे तो करीब 1 साल इसकी केयर करना पड़ती है। इस तरीके से अगर करेंगे तो 2 साल अगर आपने अच्छी तरह उसका देखरेख कर लिया तो तीसरे साल में आपका बाग तैयार हो जाएगा और चौथे साल से अच्छा उत्पादन उससे प्राप्त होने लगेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सीहोर, जबलपुर, मुरैना और रामपुर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए सलाह। आने वाले दिनों में तेज गति से शुष्क हवाओं के साथ मौसम में बदलाव एवं अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। हवाओं की दिशा पश्चिम से होने के कारण हवा की गति अपेक्षाकृत हवा एवं गर्मी में बढ़ोतरी बने रहने के आसार हैं। अतः गन्ने के पौधों की पत्तियों को आपस में बांध दें जिससे तेज हवा के कारण हानि न हो। खेत में नरवाई में आग न लगाएं। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। शरदकालीन गन्ने में उर्वरक की अंतरिम मात्रा देकर रीजर की सहायता से मिट्टी चढ़ाएं। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें जिससे तेज हवा से हानि न हो। अधिक गर्म एवं आर्द्र मौसम लगातार रहने पर मूंग आदि फसलों एवं सब्जियों में सफेद मक्खी एवं अन्य रस चूसक कीटों के प्रकोप की संभावना है। इनके द्वारा पीला मोजेक वायरस रोग फैलता है। नियंत्रण के लिए इथोपेन प्रॉक्स 10 EC 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। लौकी, गिलकी, तुरई, करेला तथा भिंडी, तरबूज एवं खरबूज में बादल युक्त मौसम रहने के कारण रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए थायोमिथोक्सिम या एसिटामिप्रिड दवा 0.35 से 0.45 ग्राम प्रति लीटर के मान से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों में 2 पत्ती एवं 4 पत्ती की अवस्था पर एथ्रेल 200 से 250 ppm 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2 पत्ती पर एवं 4 पत्ती की अवस्था पर ही 2 बार छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में किंकर या डायबेक कीटों की रोकथाम के उपाय करें। बेर में इस समय फ्रूट फ्लाई नियंत्रण के उपाय करें। देशी बेर की झाड़ियों में पैबंद या कलिकायन हेतु कटाई करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर या छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इनके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। मुर्गी घर की छत पर टाट या घास फूस के साथ छांव की व्यवस्था करें। साथ ही पीने के लिए ठंडे पानी की उचित व्यवस्था करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पशुओं को दिन में 11 से 4 बजे के बीच चारागाह न भेजें। खासकर भैंस वर्गीय पशुओं का इससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो जाता है। पशुओं को गलघोंटू एवं लंगड़िया रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करें। टीके 25 अप्रैल से 25 मई के बीच अवश्य लग जाने चाहिए व भेड़ों में फड़किया रोग का टीका लगाएं। गर्मी को देखते हुए पोल्ट्री पशुओं में कूलर की व्यवस्था करें जिससे तापमान को कम किया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खतौंदा, जिला भोपाल के कृषक घनश्याम जाटव ने। यह बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपसे जमुनापारी बकरियां, जो कि भारत में कुल 24 नस्लों में से 4 नस्लें ऐसी हैं जो दूध के लिए जानी जाती है, उसमें कि ये जमुनापारी की गुणवत्ता क्या है और इसको कैसे पालना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस बकरी की विशेषताएं क्या हैं एवं ये किस प्रकार से किसानों के लिए लाभकारी है, आइए इस नस्ल के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। दूध इसका जो है लगभग 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है उत्तम प्रबंधन की दशा में। ये नस्ल जो है लगभग 1 साल या 14 से 16 महीने में वयस्क होती है। 1 साल में लगभग 90% बकरियां एक बच्चे देती हैं, एक बार बच्चे पैदा करती हैं। 10 से 20% बकरियां 2 बार बच्चे पैदा कर देती हैं। एक ब्यात में लगभग प्रति 100 बकरी 130 से लेकर के 150 बच्चे आपको मिल सकते हैं। ये जो है सबसे लंबे कान वाली, इसको देखिए रोमन नोज कहते हैं, आप देखेंगे तो रोमन नोज और लंबे कान वाली बकरी है, जिसके पीछे बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जब आप ये एक वयस्क हो जिसका कान विकसित हो चुका है, पूर्ण बाल हो, तो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि इसकी कोई तुलना अन्य बकरियों से नहीं है। तो एक चीज़ और बता दें कि भारतीय मूल की जो पैदा हुई नस्लें हैं वो ज़्यादातर नस्लों के कान लंबे और नीचे गिरते हुए हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। और मुख्यतया जो किसान हैं इसको दूध के लिए पालते हैं, और दूध के साथ चूँकि ये ज़्यादातर बकरी नस्लें जो है मांस के लिए भी उपयोग में ली जाती हैं, तो नर बच्चे तो ज़्यादातर मांस के लिए जाते हैं, लेकिन मादा बकरियां दूध के लिए जाती हैं। तो जमुनापारी दूध के लिए और मांस के लिए एक उत्तम बकरी नस्ल है। किसान भाइयों, अगर आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो इस नस्ल को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस नस्ल में अगर आपका रुचि है, आप पालना चाहते हैं, तो अगर आपको अच्छे गुणवत्ता वाले जानवर मिल जाए तो निश्चित तौर से पाल सकते हैं, लाभदायी होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सफल पशुपालक ने लाखों का मुनाफा कमाने के लिए कैसे किया डेयरी का प्रबंधन। अच्छी आय के लिए कैसे करें पॉली हाउस में झरबेरा की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।